हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। ध्यान रखिए, बीएससी सेकेंड ईयर में हम जो पढ़ रहे थे यूनिट प्रथम श्रेणी के संगुण धातुओं की ऑक्सीजन अवस्थाएं, इस टॉपिक में आपके सामने ये प्रथम श्रेणी के संगुण धातुओं की विभिन्न ऑक्सीजन अवस्थाएं दर्शाई गई है। सबसे पहले तो आपको जो असाइनमेंट दिया गया था उसके अंदर बताया गया था कि ये आपको पूरे याद करने हैं तत्वों की संख्या, तत्वों के नाम याद रखने हैं और इनकी वर्ग संख्या याद करनी है। मेन बात जो होती है इनमें कि परमाणु क्रमांक संख्या 21 से परमाणु क्रमांक संख्या 30 तक ये सभी एक सीरीज में उपलब्ध होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इनका होता है वो बहुत ही क्लियर वे में बता रखा होता है, जिसमें कुछ हल्के से अपवाद भी होते हैं। उसका कारण जो होता है, जैसे क्रोमियम में अगर आपका है तो इसमें D5S1 है, और आपका इसी प्रकार का लास्ट में जो आता है D10S1 आपका कॉपर का है। तो इन सब में आपको ये देखना पड़ता है कि जो स्टेबिलिटी होती है डी ऑर्बिटल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन 10 अर्थात पूरे फिल्डेड ऑर्बिटल्स इसमें पाए जाते हैं, और इसी प्रकार हाफ फिल्डेड जो होता है D5 क्रोमियम में पाया जाता है, जिसके कारण इनकी स्टेबिलिटी होती है बनिस्बत इनके जो कंपैरेटिव स्टडी जो होती है उससे अधिक पाई जाती है। आप इस पूरी सीरीज में एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान से देखें, एक एक काम आराम से अध्ययन करेंगे स्कैंडियम से लेकर टाइटेनियम तक। इसमें सीधी सीधी बात बताई गई है। परमाणु क्रमांक संख्या 21 जो है की बात करते हैं। 21 के अंदर आप ध्यान से देखिए, 21 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका D1 और S2, इसी प्रकार 22 में D2S2, 23 में D3S2, क्रोमियम में आपका D5S1, इसी प्रकार सोन अगर ये लगातार ही चलता रहता है जेड तक, जिंक तक चलता रहता है। आप ये ध्यान से देखिए कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्लस एस इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें होती है 1+2, 2+2, 3+2। इसमें कॉमनली एक बात आती है कि जिसमें भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन एस के अंदर भरे हुए हैं, एस ऑर्बिटल में भरे हुए हैं, अगर वो 2 पूरे निकल जाते हैं तो एक तो वो आपकी ऑक्सीजन स्टेट जो होते हैं हमेशा इसमें मौजूद होगी, जो कि लगभग स्थायी भी होगी। दूसरी, D5 के बाद में जितनी भी D5 के बाद में जितनी भी S1 S2 जितनी भी पाई जाएगी, वो सभी अगर S इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाते हैं तो सारी मोस्ट स्टेबल होगी इन कंपेरेटिव टू अदर स्टेट्स। अब आपकी मेन बात है कि इसमें जो एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो निकल सकती है उसमें 3 निकल सकते हैं। तो 3 के हिसाब से आप देखिए कि स्कैंडियम की बात करते हैं तो स्कैंडियम में 1+2 अर्थात 3 टोटल निकल सकते हैं। आप इसमें बहुत ही गंभीरता से एक बात देखिए कि जिसमें एक सिंगल लाइन, जिसमें कोई लाइन नहीं है, आपको प्लस करके दे रखा है, संख्या दे रखी है 1, 2 या 3 जो भी दे रखी है, वो इसकी स्टेबिलिटी की संख्या है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट जिसमें अगर एक अंडरलाइन है तो वो उससे ज़्यादा स्टेबल है, जिसमें 2 हैं वो उससे ज़्यादा अधिक स्टेबल है। और ये जितने भी ब्रैकेट में है ये सभी क्या हैं, ये सभी अस्थायी ऑक्सीकरण स्टेट है, जिसके कारण बोलते हैं अनस्टेबल है। आर का जो मीन्स है, आर का मतलब है ये अपचायक हैं। अपचायक तो ये रिडक्टर जो रिड्यूस स्टेट आती है अपने, ये इसमें अपचायक गुण पाए जाते हैं। और जितने भी ये ओ का मतलब आपका है, ये ऑक्सीडाइजिंग जो आपका ऑक्सीकारक के रूप में पाया जाता है। अब इसमें संख्या के ऊपर अगर ये डी लिखा रहता है तो इसमें लिखा रहता है डिसप्रपोर्शनेशन, असमानुपातन, अर्थात एक ही समय में ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों का ही व्यवहार करता है। डिसप्रपोर्शनेशन इसको बोलते हैं। ध्यान रखिए, इसके अंदर स्कैंडियम से मैग्नीज तक अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या लगातार बढ़ती है, क्योंकि अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी लगातार बढ़ती रहती है। आपको अगर इसमें क्लियर अगर हो तो एक नेक्स्ट एक चीज़, एक फेज भी बीच में आती है, उस फेज को आप ध्यान से देखिए। ये आपकी एक क्लियर इसमें स्टेज है, कंबाइंड स्टेट ये रहेगी। इसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बैक बॉन्डिंग की जिसकी बात आती है कि कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो मेटल के साथ कार्य करके, जैसे कार्बोनिल हो गया NO N2PR3 RNC, है ना, ये आइसोसाइनेट जो होता है, एल्किल आइसोसाइनेट, थाई प्रीडाइल
इत्यादि सभी प्रकार के ऐसे लिगेंड हैं जो कि पाई बॉन्डिंग बनाते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, है ना, पाई पश्च बंधन जिसको बनाते हैं। उसमें होता क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन लिगेंड के साथ संक्रमण धातु, पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड के साथ संक्रमण धातु शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी उपस्थित रहता है। इसमें दो प्रकार के व्यवहार होते हैं इसके। लिगेंड धातु के साथ इस प्रकार के लिगेंड के जो लिगेंड होता है, ये लिगेंड कौन कौन से, ये वाले जो लिगेंड है ये सभी जो किसी प्रकार का धातु हो सकता है, उसके साथ दो प्रकार के व्यवहार करते हैं। सिग्मा दाता जिसको सिग्मा डोनर कहते हैं, और ये पाई एक्सेप्टर जिसको बोलते हैं, इन दोनों का व्यवहार कर लेते हैं, जिसमें लिगेंड पहले धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर एक सिग्मा बंध बनाता है। ध्यान रखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लिगेंड पहले धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर एक सिग्मा बंध बनाता है, जिसके फलस्वरूप धातु परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। समझिए। अब ध्यान रखें, इसका विस्थानीकरण होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन करने के लिए, विस्थानीकरण करने के लिए धातु परमाणु अपने डी कक्षक लिगेंड अणु के रिक्त विपरीत बंदी कक्षक वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ सह पार्श्व गति व्यापन या कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बंध बना लेता है। अब ये ओवरलैपिंग जो आपने है, कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बंध बना लेना काम जो है, इस प्रकार के बंध को आप पश्च बंधन या बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आता है, इसे बिल्कुल नोट कर लीजिए, अलग से भी लिख लीजिए। ये आपका आता है, कोबाल्ट व लिगेंड व किसी अन्य धातु आयन के मध्य के बंध को निम्न चित्र द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण अवस्था जब बढ़ती है, ऑक्सीकरण अवस्था जब बढ़ती है तो सह संयोजक गुण बढ़ते हैं, उसी के हिसाब से अम्लता बढ़ती है और आपकी क्रियाशीलता जो है वो भी बढ़ती है। ये तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि TiO, VO, CRO इत्यादि क्षारीय होते हैं, Ti2O3, V2O3, Cr2O3 उभयधर्मी होते हैं, जबकि Cr3 अम्लीय होता है। अब ये अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीकरण स्टेट बढ़ने के साथ साथ अम्लता बढ़ती है, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ सह संयोजक गुण या कोवलेंट गुण जो आपके वो बढ़ते हैं, अम्लता बढ़ती है और क्रियाशीलता बढ़ती है। सह संयोजक गुण, अम्लता और क्रियाशीलता, ये तीनों बढ़ते हैं। अब आप ध्यान रखें किस प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपकी वो दर्शाई जाती हैं। एक और आपका है, ये आपके स्टार्टिंग टाइटेनियम से स्टार्ट करते हैं। इन सभी अवस्था डायग्राम को क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम, ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम, ऑक्सीकरण अवस्था चित्र बोलते हैं इसको। प्रथम चित्र में एक तरफ तो देखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखा रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे दिखा रखा है। आप ध्यान रखें, जो स्टेबल आपकी जो होती है वो उतना ही नीचे होगी। और दूसरी बात, ये +3 जो दिखा रखा है ये सबसे मोस्ट स्टेबल इसके अंदर पाई जाती है। और इसी प्रकार आप ये ध्यान रखें कि आपका वेनेडियम हो गया, आपका ये सभी प्रकार प्रथम श्रेणी के संक्रमण धातुओं के लिए ऑक्सीडेशन अवस्था जो चित्र है वो ये दिखाए जाते हैं। आप इनको देख के समझ सकते हैं कि कौन सी मैक्सिमम है, कौन सी नहीं होगी, और इसका माइनस में इफेक्ट कहाँ तक जाता है। पुनः हम उसी फर्स्ट नंबर के चित्र पर आते हैं। फर्स्ट नंबर के चित्र में साफ साफ दिखा रखा है कि इनका जो डेप्थ है, इनकी वास्तविक ऑक्सीकरण स्टेज है, शून्य और ऋणात्मक तक कौन कौन जा सकता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था जो दर्शाता है वो आपका मैग्नीज दर्शाता है। ध्यान रखें, आपको मैंने पहले कहा था +2 से +7 तक ये सारी स्टेट अगर होती हैं ये दर्शाई जाती है इसके द्वारा। परंतु सबसे ज़्यादा अगर प्रबलता की बात अगर की जाती है तो वो की जाती है, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अगर ये प्रबलता की बात की जाती है तो +2 उसमें मैग्नीज में आती है, +2 के अंदर आती है। इसी प्रकार क्रोमियम में अगर बात करते हैं +3 की बात करते हैं, +3 ऐसे वेनेडियम की अगर बात करते हैं तो +4,
और टाइटेनियम की बात होता है एंड एनी +4, और इसके अंदर स्कैंडियम +3। आयरन की बात करते हैं +2, मोस्ट स्टेबल देन द कंपेरेटिव टू +3। और कोबाल्ट की जो +2 ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होती है इन कंपेरेटिव टू +3। निकल +2 सबसे मोस्ट स्टेबल है, और इसके बाद +2 कॉपर की, और उसके बाद में +1 भी आती है। जिंक की ओनली +2 आती है। ध्यान रखें, इसमें मुख्य जो कारण रहते हैं वो ये रहते हैं कि आपके अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। जब आपका अर्धपूरित व पूर्ण पूरित D5 एंड D10 अगर आपके लगातार भरे होंगे, फिल्डेड ऑर्बिटल्स होंगे इलेक्ट्रॉन से, तो जाहिर सी बात है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। अतः स्टेबिलिटी जो उसकी बनाए रखने के लिए हम उसको आसानी से नहीं निकाल पाते, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और उसकी स्टेबिलिटी काउंट गिर जाती है। इसलिए जो केवल +2 निकलने के बाद भी उसकी स्टेबिलिटी बहुत मैक्सिमम रहती है। और इसके बाद में अगर हम जो बात करते हैं वो बात आती है इसे याद करने की। जो भी मैंने समझाया वो इस पन्ने पर सब लिखा हुआ है। इसे मेन जो बातें हैं जो आपको पढ़ने की है वो ये है कि आपको एक तो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो ध्यान रखनी है। कॉपर 2+ और Mn+3+ का अपेक्षित स्थायित्व जो होता है, मान होता है, मान से स्थायित्व होता है अपेक्षित मान से कम होता है। साथ ही Mn2+ व Fe3+ ऑक्सीकरण अवस्था अपेक्षा से अधिक स्टेबल होती है, क्योंकि दोनों स्थायी, इसमें D5 स्टेबिलिटी पाई जाती है, मैंने कहा था विन्यास पाया जाता है। ऐसे ही आपका सर्वाधिक जो पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है मैंगनीज के अंदर। तो ऐसे आप ध्यान रखें और इन सबको आप नोट कर लीजिए। एग्जाम में आप कुछ भी पूछा जा सकता है, ये आपको ये ध्यान रखना है। और आपको ये जरूर पूछा जा सकता है कि जिसमें अस्थायी क्यों है और स्थायी मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्यों आती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें, इसको आप बना लें। आपका जो आपको असाइनमेंट दिया गया था उसमें भी आपको ये कहा गया था कि इसको आपको कंप्लीट करना है, इसको उतार लें आप। ये सभी आपको मैं एक साथ आपको PDF के रूप में भिजवा रहा हूँ, तो आप इसमें से मेन चीज़ उतार लें, देख लें और याद कर लें। इस जो आपका फर्स्ट नंबर का ये चित्र है, इसे जिसे बात कर रहा हूँ मैं, इसे आप पूरी तरह से घोट लें। ये आपके लिए मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो आपका स्ट्रक्चर होगा और मेन बात होगी, उसको आप ध्यान रखें। ठीक है, ओके। और आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका चैप्टर जो आप करेंगे हम, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सीजन। जब तक आप कोरोना से बचें, सावधानी बरतें, अपने स्वयं के अपना ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, गर्म पानी का प्रयोग करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।